दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन सीएजी रिपोर्ट पेश होने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भारी हंगामा किया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत 21 विधायकों को सदन से 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। सीएजी रिपोर्ट बड़ी अहम रहने वाली है, इस पर हंगामा बहुत होगा। दरअसल पिछली सरकार का लेखा जोखा अभी तक जो कुछ हुआ है वो इसमें होगा और कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर सभी की निगाह है। सदन में ऐसा नहीं, सीएजी अपना काम करता रहा है, लेकिन सदन में इस रिपोर्ट को रखा गया है और इस पर अब हंगामा आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। दिल्ली विधानसभा में वो सीएजी रिपोर्ट आखिरकार पेश कर दी गई, जिसे पेश करने में आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार लगातार बच रही थी। इसमें शराब घोटाले से लेकर शीश महल के निर्माण में भ्रष्टाचार के गंभीर सबूत हैं। मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। वहीं आम आदमी पार्टी पहले से कहने लगी थी कि सीएजी रिपोर्ट को उसने रोकने की कोई कोशिश नहीं की। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना ने तो दावा किया कि उन्होंने शराब नीति में घोटाला रोकने की कोशिश की। ये रिपोर्ट साफ साफ बताती है कि शराब की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। सब जानते हैं कि किस पार्टी के लोगों के पास इन शराब के ठेके थे। आप इस सीएजी रिपोर्ट की पेज 59 पे देखिए तो सीएजी रिपोर्ट बार बार कह रही है कि जिनके पास शराब के ठेके थे वहां से स्मगलिंग हो रही थी, वहां से ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी और दिल्ली सरकार को रेवेन्यू लॉस हो रहा था। जैसे ही सीएजी रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश की गई, आम आदमी पार्टी के विधायक हंगामे पर उतर आए। हालात यहां तक बिगड़ गए कि आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को 3 दिन के लिए सदन से सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही सत्र 3 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। तो इस पर बातचीत करेंगे और कुछ बहुत ही प्रतिष्ठित मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता यासिर जिलानी मेरे साथ जुड़ेंगे। इसी तरह आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं राम गुप्ता साहब, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अंशु जोशी भी आज विशेष मेहमान के तौर पर, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस पैनल पर बनी रहेंगी। आप सभी का स्वागत करता हूं। लेकिन राम गुप्ता साहब, पहला सवाल आपसे। अभी आतिशी जी को मैं सुन रहा था, बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अब अचानक से इस रिपोर्ट में क्यों घाटा हो रहा है, कौन ब्लैक मार्केटिंग कर रहा था, ये सारी बातें कह रहे हैं आप लोग। जब सत्ता में थे तब इस पर विचार नहीं किया, अब जब विपक्ष में आए हैं तब इस पर विचार हो रहा है। बड़ा अजीब लगता है और ये सीएजी रिपोर्ट पर ऐसा लग रहा है कि पहले से ही डिफेंस तैयार किया जा रहा है। जी प्रवीण जी, सबसे पहले भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को, आपको और आज जो गेस्ट पैनल में आए हुए प्रवक्तागण हैं सभी को राम गुप्ता का आम आदमी पार्टी की तरफ से राम राम। अभी आपने जो कहा मैं उसमें एक सबसे मजबूत पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा से जो है जो पुरानी एक्साइज पॉलिसी है उसके तहत जो है ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा से शराब का स्मगलिंग होती थी। उस स्मगलिंग के बारे में सीएजी रिपोर्ट में ऑलरेडी ये मेंशन है। आपके पास सीएजी रिपोर्ट है, आपके पास कॉपी है, अभी मैं देख रहा था, आप दिखा रहे थे उसे। दूसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, भ्रष्टाचार करने के 2 तरीके इन लोगों ने अपना रखे थे और ये वो 2 तरीके कौन अपना रहा था ये जग जाहिर है। ऐसा नहीं कि मुझे आपको अलग से बताना पड़ेगा। पहला, ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी रिपोर्ट कह रही है कि जो एक शराब के ठेकेदार थे वो ब्लैक मार्केटिंग करते थे। और ब्लैक मार्केटिंग कैसे करते थे, ये जो है जैसे मान लीजिए कि प्रति बोतल के हिसाब से उनको रेवेन्यू सरकार को पे करना होता था। तो ये क्या करते थे कि 28% बोतल का जो गणित है, जो गुणा भाग करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, एक्साइज कैलकुलेशन, वो घाटे पे दिखा देते थे और वो 28% जो रेवेन्यू चोरी करते थे वो रेवेन्यू जो है
इन लोगों पे बांटते राम थे। गुप्ता साहब, वो तो और आपने जितने बता भी दिया, शराब सीएजी ठेकेदार रिपोर्ट थे, हम वो भी इन्हीं देख के रहे लोग हैं, थे। सीएजी रिपोर्ट जी, हम भी जी, देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं उसको, ये सारे पॉइंट आपके देख लिए। आप लोग क्या कर रहे थे उस समय पर जब ये सब चल रहा था? ये सवाल था मेरा आपसे। देखिए, सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का एक प्रोसेस है। आपको भी पता है, आर्टिकल 152 के तहत जो है ये जब निवर्तमान हमारी जो मुख्यमंत्री रही हैं, अभी जो मौजूदा नेता प्रतिपक्ष हैं आतिशी जी, उन्होंने इसको बंद लिफाफे में विधानसभा सदन में जो वहां के स्पीकर है उनको सौंप दिया था। इसके बाद के प्रोसेस के बारे में सबको पता है कि चुनाव आचार संहिता लगी, उसके बाद से कुछ समय मिल नहीं पाया। तो ये एक प्रोसेस है, और मैं नेचुरल आप प्रोसेस, आप उस नेचुरल आपसे मैं प्रोसेस जो से हम लोगों पूछना ने चाह अपने रहा आप को था वो गुजारा। ठीक है, दोबारा रखूंगा। देखिए, पैनल पर और भी मेहमान हैं, हालांकि आप लोगों को पर्याप्त तो समय मिला होगा, सीएजी रिपोर्ट आपके पास भी रही होगी, आपने उसको देखा होगा, आपको उसके काउंटर जवाब पता है, वो आप अब रख रहे हैं, ये भी बहुत लोगों को समझ में आता है। लेकिन आपकी बात को हम यहाँ पर सुनेंगे पूरा, आप आए हैं तो। तिवारी जी, एक बात और मेंशन करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें। जी, संक्षेप में, मैं फिर डॉक्टर अंशु को इसमें शामिल हाँ, करना हाँ। चाहता हूँ। देखिए, आर्टिकल 152 कहता है कि जब सीएजी रिपोर्ट खोला जाता है, वो खोलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एलजी साहब को है। एक बार भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है उनसे जरा पूछिएगा जरूर कि क्या एलजी साहब ने एक बार भी सीएजी रिपोर्ट खोलने के लिए रिक्वेस्ट भेजा सदन के जो देखिए, एक है? ये एक अलग मसला है, उस पर उनसे प्रश्नोत्तर हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ते वक्त भी ये कहा था कि हम ये सारी चीजें ओपनली विधानसभा में रखेंगे। ये बात भी बहुत स्पष्ट है कि वो अपना वादा पूरा कर रहे हैं, उन्होंने यही कहा था, वो ये कर रहे हैं, तो पहले ही कह दिया था उन्होंने। खैर छोड़िए, ये तो एक विषयांतर हो जाएगा, मैं कुछ कहता रहूंगा, आप कुछ कहते रहेंगे। डॉक्टर अंशु, अभी आपने आम आदमी पार्टी प्रवक्ता को सुन भी लिया है, सीएजी रिपोर्ट के क्या मायने हैं, और अभी यहाँ पर ये इन्होंने उत्तर प्रदेश हरियाणा का एंगल, और ये पता था क्योंकि सीएजी रिपोर्ट थी इनके पास पहले से। लेकिन आप इसको कितना अहम मानती हैं, सीएजी जो कि एक लेखा जोखा है, क्यों घाटा हुआ है, आने वाली पॉलिसीज, इनको लेकर बहुत महत्वपूर्ण होता है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और सीएजी रिपोर्ट, इसको आप कहां अभी दिल्ली की नई सरकार के साथ में पा रही हैं? प्रवीण जी, एक तो हम ये देखें, घर को ही आग लग गई घर के चिराग से। तो जो भ्रष्टाचार का विरोध करके, घोटालों का विरोध करके अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी सरकार बनाई थी, अभी 14 रिपोर्ट्स में से अभी तो पहली रिपोर्ट खुली है, और इसमें ऐसे ऐसे खुलासे हैं, जब बिंदुवार इनको हम देखते हैं तो बात सिर्फ सरकार को जो राजस्व का नुकसान हुआ है अपारदर्शी और गलत आबकारी नीति की वजह से 2000 करोड़ से ज्यादा का सरकार को नुकसान हुआ है, वो तो एक अलग बात है प्रवीण जी। इसमें जिस प्रकार के पॉइंट्स हैं, आप जब बिंदुवार देखेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे जिन एरियाज में शराब की दुकानें नहीं खोलनी थी वहां खोली गई, 900 करोड़ से ज्यादा का घाटा उसकी वजह से हुआ। लाइसेंस को रीटेंडर ही नहीं किया, उसकी वजह से घाटा हुआ। पारदर्शिता की कमी रही, क्वालिटी चेक किया ही नहीं गया। अच्छा, इसका जो एक आबकारी नीति का नियम 35 है उसको ठीक से लागू नहीं किया गया, और पहले की जो नीति थी आबकारी, उसके हिसाब से एक व्यक्ति को 2 दुकानों का परमिट था ताकि कार्टेलाइजेशन ना हो। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो जानते हैं कि ये कार्टल्स ना बने इसकी वजह से। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस लिमिट को बढ़ाकर 54 कर दिया। तो आप सोचिए कि पहले 377 जो शराब की दुकानें थी, ये सारा रिपोर्ट में है। तो नई नीति के बाद क्या हुआ, 850 के करीब दुकानें खोल दी गई। लेकिन ये कितने प्लेयर्स के पास थी? 22 ही प्राइवेट प्लेयर्स के पास थी। तो इसकी वजह से जो है क्वालिटी चेक को भी कहीं ना कहीं की दृष्टि से देखें तो नुकसान हुआ। इसकी वजह से आप देखिए तो एक प्लेयर की इतनी सारी दुकानें होने से उसकी वजह से क्या हुआ, एकाधिकार को बढ़ावा मिला। और फिर इसकी वजह से जो राजस्व का नुकसान हुआ वो तो हुआ ही हुआ, बहुत सारे जो नियम कानून थे उनकी धज्जियां उड़ा करके आवासीय जो क्षेत्र थे जहां पर दुकानें नहीं खोली जानी थी वहां पर भी अवैध दुकानों को खोला गया। टेस्टिंग से संबंधित नियमों का उल्लंघन किया गया, और शराब की कीमतों में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो जो एक्साइज डिपार्टमेंट से जो एक ये था कि कीमत में छूट देने की जो बातें थी और जो नियम थे उनका भी कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन करके और कीमतों को लागू किया गया। तो अभी इस पहली रिपोर्ट को जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें इतने सारे बिंदु आ रहे हैं प्रवीण जी, कि जिनको देख करके लग रहा है कि जो ये आबकारी नीति थी अरविंद केजरीवाल सरकार की, ये कितनी गलत थी। ये मतलब जो उपभोक्ता है उनकी दृष्टि से भी, ये जो लोग रह रहे हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी दृष्टि से भी, राजस्व विभाग की दृष्टि से भी, और एक ओवरऑल आप गवर्नेंस की दृष्टि से देखिए कि ये कितना बड़ा, इसको मैं तो घोटाला ही कहूंगी कि जो अब हमारे सामने आता हुआ दिख रहा है। राम गुप्ता साहब, एक तरफ आपकी योजनाएं, आप लोगों की भ्रष्टाचार
मुक्त छवि को रखने का प्रयास, ये सारी चीज़ें रही, कट्टर ईमानदार, ये सारी चीज़ें रहीं। लेकिन चाहे चुनाव का दौर हो, चुनाव के पहले का दौर हो या अब नई सरकार आने का दौर हो, आम आदमी पार्टी एक ही चीज़ पर घिरती दिखाई देती, शराब शराब शराब। ये आपने दिखाया कुछ और किया कुछ और। प्रवीण जी, आदरणीय अंशु जोशी जी की बात को रखने से पहले मैं आपकी एक बात को स्वीकारता हूं कि हाँ, वाकई में हमने जो है चुनाव के समय जो है इस शराब नीति पर जनता के बीच अपना दृष्टिकोण और अपनी सफाई रखने में असफल हुए। इनके झूठ और प्रोपेगेंडा पर ये लोग, मतलब हमारा जो सत्य है वो हार गया, इनका झूठ जीत गया। मैं आपको बताता हूं कैसे। जब 2021 में जब हमारे पास ये नई एक्साइज पॉलिसी हमने लागू करी तो एक साल में हमारा रेवेन्यू जो है 4108 करोड़ से 5300 कुछ करोड़ रुपया हो गया, मतलब 1300 करोड़ रुपए का सरप्लस रेवेन्यू आया एक साल के अंदर। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसा कौन सा अर्थशास्त्र है कि जिसकी वजह से हमें घाटा हुआ, सरकार को घाटा नहीं हुआ था। अब मैं खुला चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी के जब प्रवक्ता यहां पर शामिल हो तो उनसे पूछिएगा कि भाई साहब, आज जो सीएजी रिपोर्ट रखी गई है उस सीएजी रिपोर्ट में कहीं पर भी जो पुरानी पॉलिसी को छोड़ करके जो नई पॉलिसी लागू की जाती है, अगर खुद सीएजी रिपोर्ट ने कहा है, सीएजी रिपोर्ट ने कहा है, जो मैं पढ़ के सुना देता हूं, सीएजी रिपोर्ट ने कहा है कि अगर ये नई पॉलिसी को सही तरीके से लागू किया जाता तो एक अच्छा रेवेन्यू दिल्ली सरकार को मिलता, जैसा कि खजाना हमारा, मतलब दिल्ली सरकार का खजाना बढ़ता। और आपको मैं उदाहरण के साथ बताता हूं, यही पॉलिसी हमने पंजाब में लागू करी 2021 से 2025 के बीच में, हमारा रेवेन्यू जो है 65% बढ़ा है रेवेन्यू सर। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं और मैं खुला चैलेंज करता हूं, जो आज सुबह से ये एक्चुअली क्या है कि इनका जो सीएजी रिपोर्ट बक रहे थे इतने समय से, ये इनका गुब्बारा फूट गया है। बस मैं इन लोगों से सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था दिल्ली की आधी आबादी से, यानी हमारी माताओं बहनों से जो वादा, ठीक है, वो मुद्दा आपका 2500 रुपए देने वाला जो मुद्दा है वो तो बीजेपी एड्रेस करेगी, अभी विषयांतर हो जाएगा। वो 2500 वाले मुद्दे पे हम बात करेंगे, वो मुद्दा है। लेकिन यासिर जिलानी साहब भी जुड़ गए हैं। आपने कहा था कि बीजेपी प्रवक्ता से आप ये सवाल पूछ लीजिएगा। यासिर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर आप सुन पाए हो राम गुप्ता साहब को तो वो बताएं, उनका ये कहना है कि गुब्बारा था, हम ठीक तरीके से चुनाव के दौरान बात को नहीं रख पाए। दरअसल ये पॉलिसी अगर ठीक तरीके से लागू होती तो रेवेन्यू बढ़ता। और इसमें भी फिर उन्होंने ये एक एंगल निकाला है, जो आतिशी भी बोल रही थी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि यहाँ पर कालाबाजारी हो रही थी। यूपी और हरियाणा को उन्होंने फिर कटघरे में खड़ा कर दिया। तो तैयारी इन्होंने भी कर रखी, क्या क्या जवाब देना है, क्योंकि सीएजी रिपोर्ट तो इनके पास भी पहले रही है, भले ही बंद लिफाफे में थी लोगों के सामने। देखिए, जवाब देने लायक ये लोग बचे नहीं हैं, तो ये सवाल करने इनका हक ही नहीं बनता है। अभी फिलहाल जिस तरीके से कैग रिपोर्ट को इन्होंने बहुत देर करी और गंभीर टिप्पणी बार बार हाई कोर्ट ने किया है, ये भूल जाते हैं। इनको क्या है कि ये लोग सोचते हैं कि हम जो चीज को छोड़ दिया है वो जनता के सामने नहीं आएगी। अरे भाई साहब, हाई कोर्ट की टिप्पणियां पहले समझ लीजिए कि हाई कोर्ट की टिप्पणी ने कई बार किस तरीके से आपको लताड़ा है। जब हमारे उस वक्त के प्रतिपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता जी, जो अब अध्यक्ष हैं विधानसभा के, उन्होंने आपको सीधे चुनौती दी। आपका कोई भी, इतना अहंकार था इनके अंदर, इतना अहंकार था कि कभी जवाब नहीं दिया। अब जब सारी चीजें सामने आ रही हैं तो ये हताश और निराश होके अनर्गल बातें कर रहे हैं। आतिशी को देखिए कि आतिशी तो अपने अंदर की खुशी ये उनसे छिप नहीं रही है कि उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। तो आपस की जो इनकी आपस की समन्वय थी वो बिगड़ी हुई थी, और उसका नतीजा है कि आप विधानसभा में देखिए कि किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और दिल्ली की जनता ने इनको किसी तरह का कोई जवाब देने के लिए छोड़ा भी नहीं। दिल्ली की जनता ने इनको खारिज कर दिया है, इनकी झूठी राजनीति पे, इनके प्रोपेगेंडा पे और इनके भ्रष्टाचार पे। और देखिए, कैग जो सामने आ रहा है उसमें कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। ये कमिटमेंट है
दिल्ली हाँ, की जनता ये से आपने एक भारतीय अच्छा जनता पॉइंट दे पार्टी दिया है। इससे बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे कि अभी आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अब इस पर चर्चा है। डिफेंसिव तो हुई है आम आदमी पार्टी, बकायदा उसमें कुछ पॉइंटर्स भी निकाले जा रहे हैं। डॉक्टर अंशु, आगे क्या होने वाला है? क्या आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? निश्चित तौर पर प्रवीण जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये 14 रिपोर्ट्स में से ये पहली रिपोर्ट खुल के आई है, और इसके जो पॉइंट्स हैं और जो हमारे दोनों ही पार्टीज के प्रवक्ता भाई बैठे हुए हैं, देखिए बात सिर्फ मैं बार बार कह रही हूँ कि नुकसान की नहीं है, यहाँ पे आदमी की जान की बात है। तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि ये क्रिमिनल एक्ट है। अगर आप इसको देखें, जिस प्रकार की जो ये बिल्कुल फॉल्टी आबकारी नीति लागू की गई थी, जिससे सरकार को नुकसान तो हुआ ही, इससे लोगों को कितना नुकसान हुआ, उनकी जान पर क्या बन के आई होगी आप देखिए। क्वालिटी टेस्ट में फेल रही सरकार, गलत तरीके से लाइसेंस दिए गए, गलत ये जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती गई, तो इससे कार्टेलाइजेशन को बढ़ावा हुआ दिया गया, तस्करी को बढ़ावा मिला, कीमतों को मैनिपुलेट किया गया। तो मुझे लगता है कि अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और जिस प्रकार का रेखा गुप्ता जी का वादा है और विजेंद्र गुप्ता जी इस पूरे केस को लेकर, सीएजी की रिपोर्ट को लेकर जिस तरह से कोर्ट गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है, डबल इंजन की सरकार है, तो फिर आपकी मुश्किलें तो मुझे बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। और इसीलिए जब आप इस प्रकार की नीतियां बना रहे हैं, उनको लागू कर रहे हैं, तब जो भी सरकार है उसको इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये इतना बड़ा घोटाला है जो, ठीक है, चलिए सीएजी रिपोर्ट को तो एक तरफ रखते हैं, लेकिन राम गुप्ता साहब, आपसे जितनी बात हुई, आप ही की बातों को अगर मैं आधार बनाऊं तो आपका यह कहना है कि यह नीति सही तरीके से लागू नहीं हो पाई। आपकी जब सरकार थी और आप जब ये नीति लागू कर रहे थे, तब उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां थी, जो अब जिन पर आप बात कर रहे हैं, भले ही उसके लिए बेशक आप जिम्मेदार किसी को भी ठहरा रहे हो, लेकिन आपकी सरकार रहते हुए बहुत सारी विसंगतियां इस नीति को लागू करने में हुई। ये तो अब आप भी स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, देखिए प्रवीण जी, हमारी नीति में विसंगति नहीं थी, लागू करने में। मैं खुद लागू करना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। हाँ, लागू करने के ऑथराइजेशन में जो बैठे थे वो हमारे एलजी साहब थे और वो टेल कर रहे थे। मैं इस विषय को, अभी अंशु बहन जी हमारी कह रही थी, तो मैं उनको थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं उनकी बात पे कि भूल रही है तो वो मैं याद दिला रहा हूं कि अभी एक सीएजी रिपोर्ट आई थी द्वारका एक्सप्रेसवे की, जिसमें 550 करोड़ रुपए का बजट था, जो लास्ट में वो 7,500 करोड़ का हो गया, जिसमें 6,950 करोड़ रुपए का घोटाला उन्होंने एक तरह से अनुमान लगाया था। तो शायद अंशु जोशी जी भूल रही हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो एक बार याद रखें कि इसी द्वारका एक्सप्रेस में इसी दिल्ली का ही हिस्सा है। और जो अभी 20,000 करोड़ रुपए का अमेरिका में जो बिजली का एक घोटाला किया है अडानी साहब ने, तो उसको लेकर के जो है ये ठीक है, इस पे ये तो बातें ठीक है, लेकिन आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो सब हुआ है तो आपको नजरअंदाज कर दें? आपने जो कुछ किया उसको नजरअंदाज कर दें, ये कह रहे हैं? नहीं, अंशु जोशी जी याद दिला रही बार बार शराब घोटाला, तो मैंने कहा कि अरे आज हम शराब घोटाले पर बात कर रहे हैं। राम गुप्ता साहब, वो अंशु जी तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बोलती है। अभी ट्रंप पर थोड़ी बोलना शुरू कर देंगी, या वो इजराइल पर थोड़ी बोलना शुरू कर देंगे। अब जो विषय पे बात हो रही है उसी विषय पे तो बोलेंगी वो बात। शराब घोटाले पे बात हो रही है, शराब घोटाले पे वो बात रख रही है। यासिर जिलानी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। जिलानी साहब, 20,000 करोड़ का घोटाला किया है। जिलानी साहब, यासिर जिलानी साहब, देखिए जो कैग की रिपोर्ट पटल पे आई है, अभी अंशु जोशी जी ने बड़ी विस्तार से चर्चा कर दी है, लेकिन जो मैं बिंदुवार उसका मुख्य बिंदु है उस पे कह देता हूं कि 2,000 करोड़ का जो राजस्व घाटा है, इसको आप समझने की जरूरत है कि क्यों हुआ इस तरीके से। आपने लाइसेंस उल्लंघन किया, आप लाइसेंस दे सकते थे, जो एक ट्रांसपेरेंसी तरीका होता है, उसके आधार पे आपने नहीं दिया, आपने पिक एंड चूज किया। ये सब कोई स्क्रीनिंग नहीं करी, कभी भी अग्रिम लागतों की अनदेखी की गई। अच्छा, जो इनके यहाँ सेटिंग अच्छी कर लेता था, चाहे वो कर्नाटका का हो, चाहे वो आंध्रा का हो, उसके साथ सेटिंग होके उस आधार पे आवंटन किया गया। ये बहुत सारी चीजें टेक्निकल मामलों में ये बहुत बुरी तरीके से फंसे। विशेषज्ञ बार बार कह रहे थे, हमारी अंशु जोशी जैसी बहुत सारे लोग थे जो सोसाइटी के अंदर बहुत जबरदस्त काम करते हैं, कि ये बेहद खतरनाक तरीका आप अपना रहे हो, लेकिन ये नहीं माने। आपने कैसे 2% से 5% से लगा बढ़ा के 12% आप करते हैं। मतलब ट्रांसपेरेंसी तो थी ही नहीं, ट्रांसपेरेंसी जैसी कोई चीज नहीं थी। जो कह देते थे अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को, मनीष सिसोदिया अपने पूरे के पूरे जो उनका गैंग है यहां से लेके साउथ तक का, जो कोर्ट में प्रूफ हुआ है,
वो उसकी वजह से राजस्व घाटा हुआ। आपको मैं प्रवीण जी एक चौंकाने वाली बात इसके इतर बता देता हूं। आप 11 साल पहले आम आदमी पार्टी के ऐसे कई सारे एमएलए जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, मैं आज ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि वो बेहद निम्न घरों से आए, दूर दराज इलाकों से आए, भारत के अलग अलग कोनों से आए, आज वो धानड्डे बन गए। आज उनका दिल्ली में बड़े बड़े कोठीनुमा फ्लैट बने हैं। आखिर आप एक कमजोर, बहुत ही वैसे आके आपने राजनीति करी, 2 बार एमएलए बन गए आप लोग, इतना पैसा कहां से आ गया आपके पास? कौन सी आपने इंडस्ट्री खड़ी कर दी थी? हालांकि तो एक बड़ा विषय है, इस पे यासिर भाई कभी बात करेंगे। ये विषय तो दर्शकों के भी बड़ा पसंद का विषय है कि नेताओं के पास, ये तमाम राजनीतिक दलों के, कि नेताजी जो है वो अचानक से कैसे अमीर हो जाते हैं, नहीं जाएगा। जनता की सेवा करते करते नेता देंगे। तो एक बात सही है, अभी आज की चर्चा में इस पॉइंट को रख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी भी इससे अलग नहीं रही। खैर राम गुप्ता साहब, अभी जो जितने बिंदु आए उसको समअप किया जाए तो एक तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रही जो यासिर जिलानी जी कह रहे हैं, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुआ जो अंशु जी ने कहा है, एकाधिकार को बढ़ावा दिया गया, ये भी बात यहां पर निकल कर आई है, और ब्लैक मार्केटिंग हुई, आपने खुद कहा था। ये 4 बड़ी बातें भी रखें तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप ही तो होंगे, सरकार ही तो होगी। जी तिवारी जी, सीएजी रिपोर्ट बता रही है कि आम आदमी पार्टी सरकार की जो नई एक्साइज पॉलिसी में पारदर्शिता थी, ब्लैक मार्केटिंग रोकने और खजाना बढ़ाने का उसमें नहीं, फिर वही बात, ये तो हो गई ना बात, ये बात तो हो गई। अब क्या आधे घंटे बाद फिर इसी पे ये किसी और की बात मानूं? मैं सीएजी रिपोर्ट में जो लिखा है नहीं थी तिवारी जी, प्रवीण जी, रिपोर्ट को जानबूझ के छुपाया गया है आपके कार्यकाल में। ये हाई कोर्ट की टिप्पणी है, मेरी नहीं है। थोड़ा सा वो रिपोर्ट भी पढ़िए आप। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या है? आपकी ईडी, आपकी सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी लेके बैठा हूं, आप बताइए क्या है? उसमें भी आप फंस रहे हैं। आप वहां तक अभी पहुंचे ही नहीं है। आप देखिए, आधारहीन बात मत करिए, तर्कहीन बातें मत करिए, तर्क के साथ जवाब दीजिए। अरे जिलानी साहब, जनता ने आपकी गलती को पकड़ के ही तो आपको सबक सिखाया है। जनता ने आपको समझ दिया कि आप जनता को धोखा दे रहे थे। जनता ने हर नल में जल मांगा था, आपने हर नल में शराब भेजने की कोशिश करी, कैसे जनता बर्दाश्त कर लेती? आपने महिलाओं के घर को उजाड़ दिया। आपने आप महिलाओं से पूछे जिनके घरों के बेटे शराबी बनके मौत के कगार पे चले गए, जिनका सुहाग उजड़ गया, जिनके बच्चे बिगड़ गए, और हम सड़कों पे आपके खिलाफ लड़ रहे थे, विपक्ष का रोल निभा रहे थे। डॉक्टर अंशु जोशी से लिया जाए। डॉक्टर अंशु, क्या आम आदमी पार्टी की जो आने वाले समय की राजनीति है, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अपना चुनाव भी हार गए और अभी बिल्कुल जो हम देख रहे हैं परिदृश्य से बाहर हैं, एक ये भी खबर अब बहुत वायरल हो रही है, हालांकि वो बीजेपी की तरफ से ही की जा रही होगी, कि आतिशी धीरे धीरे जो है आम आदमी पार्टी पर कब्जा कर रही हैं, या वो अब उसकी सर्वा बन रहे। खैर ये जो भी हो, वरिष्ठ आदमी है, ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। चलिए ठीक है, जो भी उनके अपोनेंट होंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। हम भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार की पार्टी के रूप में देखते हैं, संघ के जिस प्रकार की विचारधारा देखते हैं, तो अनुशासित पार्टी है, और इस प्रकार की चीजें मुझे नहीं लगता, और जरूरत भी नहीं है हाल फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को वूपिंग विक्ट्री के साथ दिल्ली में सरकार बनाई है प्रवीण जी। और राम गुप्ता भाई साहब साथ में मैं कहना चाहूंगी, देखिए सत्य ना सूर्य की तरह होता है, तो मैं तो विश्लेषक के तौर पर आप लोगों से जुड़ी हूँ। जो रिपोर्ट में आ रहा है सामने, जो लिखा हुआ है, वो हम सब चर्चा कर रहे हैं। आज का जो आदमी है उसके पास सोशल मीडिया का एक्सेस है, भले ही कितने भी आप दुष्प्रचार कर लें, लेकिन लोगों तक सत्य पहुंच जाता है, लोग पढ़ लेते हैं, सत्य पहुंच जाता है। अभी की जो जनरेशन जी है, तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को इसे स्वीकारना चाहिए कि उन्होंने एक फॉल्टी आबकारी नीति लागू की, जिसकी वजह से न सिर्फ सरकार को 2000 करोड़ से अधिक का राजस्व नुकसान हुआ, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज की गई, कीमतें कॉम्प्रोमाइज की गई, और एकाधिकार को बढ़ावा मिला, कार्टेलाइजेशन को बढ़ावा मिला। तो अब इस पर आगे एक्सपर्ट्स की राय लेते हुए भारतीय जनता पार्टी, अब ये शराब का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ था, तो सबसे पहले पुलिंदे से शराब वाला ही मामला निकल कर आया, लेकिन जैसा डॉक्टर अंशु ने शुरुआत में कहा, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, और यासिर जिलानी साहब भी कह रहे हैं कि अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके खुलासे होने, एक ही मामले का खुलासा हुआ है। हालांकि हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारी कर रखी है, जैसे ही इस रिपोर्ट को रखा गया सदन में, उन्होंने पॉइंटर्स बना रखे हैं, हरियाणा उत्तर प्रदेश की बात ले आए हैं, एलजी की भूमिका के बारे में टिप्पणी, तो वही है ना, पॉलिटिकली उन्होंने भी खुद को तैयार कर रखा है। यह मामला आने वाले दिनों में थमने वाला नहीं है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है आने वाला समय। यासिर जिलानी साहब, आपका बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। अंशु जोशी जी आपका धन्यवाद। राम गुप्ता साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।